प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस की जो पहली किताब है समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके पहला चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आज इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध के संबंध में असत्य कथन है, यानी असत्य कथन की पहचान हमें करनी है। पहला ऑप्शन है मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 1939 टू 1945 और तीसरा ऑप्शन है मित्र राष्ट्रों की जीत और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय राष्ट्रों की जीत। बच्चों, चौथा ऑप्शन है डी ध्रुवीय राष्ट्रों की जीत, यह असत्य है और हमें असत्य की पहचान करनी है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में मित्र राष्ट्रों के समूह को पहचानिए। मित्र राष्ट्रों के समूह को पहचानना है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और सोवियत संघ। दूसरा ऑप्शन है जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी। तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। बच्चों, मित्र राष्ट्रों का समूह यही है, ऑप्शन सी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। हमारा उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन यदि क्वेश्चन में मित्र राष्ट्र के जगह ध्रुवीय राष्ट्रों का समूह पूछा गया होता तो यहाँ देखें ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जर्मनी, जापान और इटली। हमारा उत्तर तब ये बनता यदि ध्रुवीय राष्ट्रों के ग्रुप को पूछा गया होता, क्योंकि जर्मनी, जापान और इटली ध्रुवीय राष्ट्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शीत युद्ध के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पहला ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई। बी ऑप्शन है यह 1945 से लेकर 1991 तक चला। और ऑप्शन सी है इसका मुख्य कारण शक्ति के लिए संघर्ष और विपरीत विचारधारा थी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक दोनों महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल में विचारधारा की लड़ाई जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु है। पहला ऑप्शन है कोरिया संकट, बी ऑप्शन है कांगो संकट, सी ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट और ऑप्शन डी है बर्लिन संकट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्यूबा का मिसाइल संकट। बच्चों, क्यूबा का मिसाइल संकट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप सुन लें। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के नज़दीक है और सोवियत यूनियन का दोस्त है। ठीक है। 1961 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को यह परेशानी हो रही थी, उनको तनाव था कि उनके छोटे से दोस्त क्यूबा पर कहीं अमेरिका हमला न कर दे, उसे अपने कब्जे में ना ले ले। और शीत युद्ध चल रहा था, युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल भी थे। इन्हीं बातों को देखते हुए निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी ताकि युद्ध होने की स्थिति में अमेरिका को नज़दीक से टारगेट किया जा सके और अमेरिका को अधिक से अधिक हानि पहुंचाई जा सके। इस घटना के 3 हफ्ते बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को सूचना मिली तो उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों को आदेश दिया कि वे कैरेबियन सागर में जाएं और सोवियत संघ से क्यूबा आने वाली मिसाइलों को रोकें। इसी दौरान दोनों देशों की सेना आमने सामने हो गई और पूरी दुनिया को लगा कि यह स्थिति बहुत भयावह है और तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इसको क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया है, जो कि शीत युद्ध का सबसे चरम, सबसे खतरनाक समय था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। दूसरा ऑप्शन है इन बमों के गुप्त नेम क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन थे। ये बम क्रमशः 15 किलोटन और 21 किलोटन क्षमता के थे।
और ऑप्शन 4 है अमेरिका ने इस घटना से पहले सोवियत संघ से विचार विमर्श किया था। तो बच्चों ये चौथा ऑप्शन असत्य है और हमें असत्य की पहचान करनी है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और सुन लें। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में जब जापान हार मान ही गया था लगभग, उस समय अमेरिका ने जापान के दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। अमेरिका ने इस हमले से पहले अपने मित्र देश, अपने साथी देश सोवियत यूनियन से कोई विचार विमर्श नहीं किया था। वास्तव में अमेरिका इस घटना के द्वारा अपने दुश्मन जापान को बर्बाद करना चाह रहा था और अपने मित्र देश सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा था। इस प्रकार अमेरिका एक के तीर से दो निशान कर रहा था। ऐसा करने के पीछे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई अंतर थे। दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ तो थे, लेकिन दोनों के बीच कई असमानताएं थी। जैसे कि सोवियत यूनियन साम्यवादी व्यवस्था और अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था। सोवियत यूनियन में एक दलीय शासन प्रणाली और अमेरिका में दो दलीय शासन प्रणाली। अमेरिका पूंजीवादी देश जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, और सोवियत संघ एक समाजवादी देश जिसका मुख्य उद्देश्य था जन कल्याण करना। तो इस तरह की असमानताएं दोनों देशों के बीच थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है अमेरिकी सैन्य संगठन नहीं था। नीचे कुछ सैनिक संगठनों के नाम दिए गए हैं और इसमें पहचानना है कि अमेरिका का सैन्य संगठन कौन सा नहीं था। तो पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा है सीटो, तीसरा सेंटो और चौथा है वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट सही उत्तर हो जाएगा। यह है अमेरिका का सैनिक संगठन नहीं था, बल्कि यह सोवियत यूनियन का सैनिक संगठन था। और ये बाकी तीनों नाटो, सीटो और सेंटो अमेरिका के सैनिक संगठन। ठीक है, आगे बात करेंगे इन तीनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है नाटो के बारे में है। क्वेश्चन कह रहा है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पर विचार कीजिए और सही कूट का पहचान करें। मतलब नाटो के बारे में 5 सूचनाएं दी गई हैं, हमें पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। सही है ये। इसके बाद है दूसरा, इसके सदस्यों की संख्या 12 से बढ़कर वर्तमान में 30 हो गई है। पॉइंट नंबर 3 है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। और चौथा पॉइंट है यदि दुश्मन खेमे का कोई भी देश नाटो के किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो इसे संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और उसका मुकाबला किया जाएगा। ऑप्शन 5 है वर्तमान में नाटो का अस्तित्व नहीं है। तो यह गलत है, ये जो है पॉइंट गलत है। अब बात करते हैं कूट देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस सही उत्तर 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 ये गलत है। वास्तव में वर्तमान में नाटो का अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। शीत युद्ध के मुख्य कारण पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है महाशक्तियों की विपरीत विचारधारा और दूसरा ऑप्शन है शक्ति के लिए संघर्ष। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावी होना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्शल योजना के द्वारा अमेरिका ने दी थी। मार्शल योजना के द्वारा अमेरिका ने कुछ सहायताएं दी थी। पहला ऑप्शन है दक्षिण एशियाई देशों को सैन्य सहायता। बी ऑप्शन है अफ्रीकी देशों को आर्थिक एवं सैन्य सहायता। ऑप्शन सी है पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता। और चौथा ऑप्शन है लैटिन अमेरिकी देशों को आर्थिक सहायता। ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिम यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता। मार्शल योजना क्वेश्चन बार बार आता है, इसके बारे में आप सुने। वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय देशों की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। दोनों महाशक्तियों ने उन्हें वित्तीय सहायता देने की कोशिश की।
अमेरिका ने 1947 से लेकर 1952 तक एक योजना लाया जिसका नाम था मार्शल योजना। वास्तव में मार्शल अमेरिकी विदेश सचिव का नाम था, जॉन मार्शल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और अमेरिका यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देना शुरू किया। वास्तव में अमेरिका चाह रहा था कि सोवियत यूनियन यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इससे साम्यवाद का वहां प्रसार बढ़ता, यानी कि अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। और उसने लगभग $12 मिलियन पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता किया, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका ने वित्तीय सहायता के रूप में $12 मिलियन खर्च किए। और कुछ पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने भी सहायता किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीटो के बारे में है, जो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है। सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, पढ़ते हैं इसे। यह 8 सितंबर 1954 से 30 जून 1977 तक अस्तित्व में था। इसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय थाईलैंड यानी बैंकॉक में था। इसके सदस्य देश फिलीपींस, थाईलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के अतिरिक्त इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं पाकिस्तान शामिल थे। और ऑप्शन ई है, यह साम्यवादी गुट यानी दूसरी दुनिया के देशों का एक सैनिक संगठन था। अब गुट की पहचान करते हैं कि कौन कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है ए, बी, सी और ई, जो कि गलत है। बी, सी, डी, ई, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, यह सही है। 1 से 4 तक ऑप्शन सही है, क्योंकि पांचवा जो पॉइंट है, यह साम्यवादी गुट यानी दूसरी दुनिया के देशों का सैन्य संगठन, यह गलत है। साम्यवादी गुट का नहीं, बल्कि अमेरिकी गुट का एक सैनिक संगठन था, इसलिए ऑप्शन ई गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए, बी, सी, डी सही है। तो यह ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थीं। बच्चों, पेपर में 2 और 4 अंक में क्वेश्चन आता है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन क्यों करती थीं। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे, 4 पॉइंट बनते हैं। मैंने इसको एमसीक्यू के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप इसको विस्तार से लिखना पेपर में, यदि 4 अंक में आता है तो, और 2 अंक में आए तो सिर्फ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन पूछे तो दोनों को विस्तार से लिखेंगे। तो बात करते हैं इसकी। महाशक्तियाँ छोटे देशों से दोस्ती इसलिए करती थी, गठबंधन इसलिए करती थी, क्योंकि वे छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल खनिज लिया करती थी। ठीक है। ऑप्शन बी है, भू क्षेत्र एवं सैनिक अड्डे के संचालन के लिए महाशक्तियाँ छोटे देशों के भूमि का इस्तेमाल करती थीं। वे वहाँ अपने हथियारों को रखती थी और सेना का संचालन भी करती थीं। महाशक्तियाँ छोटे देशों का प्रयोग जासूसी के लिए भी करती थीं और महाशक्तियाँ छोटे देशों से आर्थिक सहायता भी लिया करती थी। पेपर में आप पॉइंट सी को 2 भाग में बांट देना, जासूसी के लिए अलग और चौथा पॉइंट कर देना आर्थिक सहायता के लिए। मैंने यहाँ एमसीक्यू बनाया है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेंटो के बारे में है। सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय संधि संगठन। यह भी अमेरिका का सैनिक संगठन है। इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, इसका अस्तित्व 1955 से 1979 तक था। ऑप्शन बी है, इससे बगदाद संधि एवं मीटू यानी कि मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया। ऑप्शन सी है, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इसके सदस्य थे। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हाँ जी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति, यूएसएसआर के राष्ट्रपति और क्यूबा के प्रधानमंत्री के बारे में है। इन्हें मैचिंग कराना है। तो पहला है अमेरिका, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो ए का बी हो जाएगा, 1 का बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है सोवियत संघ। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
और 3 में है क्यूबा, तो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे फिदेल कास्त्रो, यानी कि 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अवरोध यानी कि डिटरेंस का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है युद्ध करना, दूसरा ऑप्शन है संधि करना, तीसरा ऑप्शन है रोक और संतुलन, और चौथा है हथियारों को एकत्र करना। तो बच्चों अवरोध का सही अर्थ होता है रोक और संतुलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोक और संतुलन। अवरोध का अर्थ होता है रोक और संतुलन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी मैचिंग कराने हैं आपको। कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं, कुछ ट्रीटी हैं, कुछ संधियां हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, ईयर, तो उनको मैचिंग कराना है। पहला है वांडुंग कॉन्फ्रेंस, वांडुंग सम्मेलन, ठीक है। तो बच्चों वांडुंग सम्मेलन के बारे में बच्चों में एक कन्फ्यूजन होता है। बच्चे समझते हैं कई बार कि गुटनिरपेक्ष की पहली बैठक वांडुंग में हुई थी, जो नहीं, गुटनिरपेक्ष की पहली बैठक बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। तो वांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया का एक शहर है वांडुंग। वहाँ 1955 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टिटो और मिस्र के नेता नासिर एक बैठक किए थे, और उस बैठक में इंडोनेशिया के नेता सुकार्नो और घाना के नेता वामे एनक्रुमा भी शामिल हुए थे। इन लोगों ने उस मीटिंग में वांडुंग सम्मेलन में पहली बार गुटनिरपेक्ष की नींव डाली, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत क्या होंगे, नीतियाँ क्या होगी, इसके बारे में बातचीत हुई थी, ठीक है। ये था वांडुंग कॉन्फ्रेंस, इंडोनेशिया का शहर 1955 में। इसे एफ्रो एशियाई एकता भी कहते हैं, ठीक है। और भारत की विदेश नीति में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान। तो वांडुंग सम्मेलन इसको मैचिंग कराएंगे तो 1955 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 का बी हो जाएगा। अगला है लिमिट टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ऑप्शन 2 का हो जाएगा 1963, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। लिमिट टेस्ट बैंड ट्रीटी के द्वारा कहा गया था कि परमाणु हथियारों का परीक्षण अंतरिक्ष में नहीं होगा, जल में नहीं होगा और हवा में भी नहीं होगा। इसलिए परमाणु बम का परीक्षण आप देखते होंगे कि ज़मीन के अंदर किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है परमाणु अप्रसार संधि NPT, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह 1968 में हुआ है और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कई बार। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि यह भेदभावपूर्ण था। इसमें कहा गया था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वे रखेंगे और जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वे ना बनाएंगे ना ही किसी से खरीदेंगे, इस तरह की बात थी। तो भारत ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और जब भारत ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। यह 1970 से प्रभाव में है। पॉइंट नंबर 4 है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नियो। यह 1972 में हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 गुटनिरपेक्षता के बारे में है और क्वेश्चन कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में असत्य कथन पहचानिए। गुटनिरपेक्षता के बारे में असत्य कथन है। पहला पॉइंट है दोनों महाशक्तियों एवं उनके सैन्य संगठनों से बराबर की दूरी बनाए रखना। 2 है अपनी संप्रभुता एवं स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। और 3 है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करना। और ऑप्शन 4 है दुनिया के मामलों से अलग थलग रहना। बच्चों ऑप्शन 4 असत्य है और हमें असत्य की पहचान ही करनी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लें और सुनें। शीत युद्ध के दौरान ये बना है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ है और शीत युद्ध 1945 में ही शुरू हो गया। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ है तो उसने देखा कि दुनिया के देश 2 खेमे में 2 गुट में बंट रहे थे। एक खेमा था अमेरिकी नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, यानी कि पश्चिमी गुट, और दूसरा खेमा था सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी गुट, यानी कि पूर्वी गुट। भारत ने दोनों महाशक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखना उचित समझा, क्योंकि भारत को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी और बहुत दिनों के बाद मिली थी। तो भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहता था, अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहता था।
इसलिए भारत ने इन दोनों महाशक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखना उचित समझा और भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू ने उस दौरान, उस समय में, उस अवधि में दुनिया में, इनकी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए नए आज़ाद होने वाले देशों को यह समझाया कि दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखने में कितनी भलाई है। तो इस दौरान लैटिन अमेरिकी, कुछ अफ्रीकी देश और कुछ एशियाई देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष की स्थापना की। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि वांडूंग कॉन्फ्रेंस हुआ और इन लोगों ने दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का फैसला किया। तो ये है गुटनिरपेक्ष और आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4। और दुनिया के मामलों से अलग थलग रहने की नीति नहीं थी। हमारे नेताओं ने, गुटनिरपेक्ष के नेताओं ने दुनिया के मामलों में रुचि लिया। आगे उस क्वेश्चन की बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी क्वेश्चन मैचिंग कराने वाला है। इसमें कुछ नेताओं के नाम दिए हुए हैं और उनके देश के नाम भी दिए हैं बगल में। ये वही नेता हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष की स्थापना की थी और नेताओं के नाम के साथ उनके देश का नाम मैच कराना है। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि ए का ई हो जाएगा, 1 का ई। और दूसरा है जोसेफ ब्राज टिटो, ये यूगोस्लाविया के नेता थे, 2 का डी हो जाएगा। गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के थे, तो 3 का ए हो जाएगा। और सुकार्नो, ये इंडोनेशिया के थे, यानी कि 4 का बी। और वामे एनक्रुमा घाना के थे। आपने मैचिंग कर लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी गुटनिरपेक्षता के बारे में है। और अभी हमने बात किया कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहने की नीति, दूरी बनाकर रहने की नीति को गुटनिरपेक्षता कहा गया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाववाद की नीति थी? क्या पृथकवाद की नीति थी? पृथकवाद का मतलब होता है अलगाववाद, अलगाववाद का मतलब तटस्थता भी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाववाद की नीति थी, पृथकवाद की नीति थी या तटस्थता की नीति थी? आप सहमत हैं क्या या सहमत नहीं हैं? तो कैसे तर्क दें। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू आपकी किताब NCERT, कि गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाववाद या पृथकवाद या तटस्थता की नीति नहीं थी, क्योंकि इसके नेता दुनिया के मामलों में रुचि रखते थे और इसके नेताओं ने दोनों महाशक्तियों को सीधे टकराने से बचाया और उनके बीच अनेकों बार मध्यस्थता की भूमिका अदा की। और ऑप्शन सी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। आप एक बार सुन लें, अलगाववाद या पृथकवाद या तटस्थता का मतलब होता है दुनिया के मामलों से अलग थलग रहना, जबकि भारत ने दुनिया के मामलों में रुचि लिया और दोनों महाशक्तियों को सीधे लड़ने से बचाया, उनके बीच मध्यस्थता किया। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक डैश में तथा डैश शहर में आयोजित हुई। तो देखते हैं इसे। पहला ऑप्शन है 1950 जकार्ता, दूसरा ऑप्शन है 1960 नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है 1962 कोलंबो और चौथा ऑप्शन है 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया। तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा, 1961 बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष की पहली बैठक हुई, जिसमें 25 देश शामिल हुए थे। ये भी पूछता है पेपर में, कितने शामिल हुए थे बच्चों? 25 देश। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वर्तमान समय में नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, इसके समर्थन में तर्क दें। जब कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है तो इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या महत्ता है या कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा गया है। बच्चों यह क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स में आता है। मैंने आपको MCQ के द्वारा बताने की कोशिश की है, आप देखें। तो पहला ऑप्शन है विश्व शांति एवं निशस्त्रीकरण के लिए गुटनिरपेक्ष के देश, इसमें 120 से अधिक देश हैं, यह निशस्त्रीकरण के पक्षधर हैं, समर्थक हैं। बच्चों निशस्त्रीकरण का मतलब होता है परमाणु हथियारों को कम करना या उनको ख़त्म करना। तो गुटनिरपेक्ष वाले देश यह चाहते हैं कि दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे और
निशस्त्रीकरण आए। तो ये देश इसलिए प्रासंगिक हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। और दूसरा ऑप्शन है अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के बीच आपस में परस्पर सहयोग अर्थात दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए। गुटनिरपेक्ष के देश अल्प विकसित हैं और विकासशील हैं। ये देश एक दूसरे का आपस में सहयोग भी करते हैं। तो चूँकि ये गरीब देश हैं, इनको दक्षिणी गोलार्ध का देश कहा जाता है, इसलिए इनके आपसी सहयोग को, परस्पर सहयोग को दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए भी यह जरूरी है गुटनिरपेक्ष। और तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, आतंकवाद एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 120 से ज़्यादा देशों का मंच जरूरी है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, दुनिया से आतंकवाद की सफाई के लिए और अन्य समस्याओं, जैसे वर्तमान में कोविड की समस्या चल रही है, कोविड-19, तो इस तरह की महामारियों से बचाने के लिए दुनिया के देश एक मंच पर आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं। तो यह जरूरी है। ऑप्शन एक और आप नोट कर सकते हैं, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को रोकने के लिए भी गुटनिरपेक्ष के देश एक मंच पर आते हैं। और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगर ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आए तो इसको डिटेल लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 21 है। यह क्वेश्चन भी मैचिंग कराने वाला है। इसमें कुछ घटनाओं के नाम दिए हुए हैं और उनके ईयर दिए हुए हैं, उन्हें मैच कराना है। तो पहली घटना है, इसमें लिखा हुआ ए में कोरिया संकट। तो कोरिया संकट कब हुआ है? यह हुआ है 1950 से 1953। एक 1 का 3 हो जाएगा। अगला है बी में बर्लिन संकट। तो बर्लिन संकट हुआ है 1958 टू 1962, यानी 1960 के आसपास। तो बी का ऑप्शन 4 हो गया। सी ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट। तो यह 1962 है, यानी कि सी का 1 हो गया। और डी में है वार्सा पैक्ट, यानी सोवियत संघ का सैनिक संगठन, जिसका स्थापना 1955 में हुई है। तो डी का 2 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऑप्शन ई भी है इसमें, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा, ये हुआ है 1972 में। इसी दौरा के साथ चीन का एकांतवास भी समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ घटनाओं का जिक्र है और इन्हें काल क्रमानुसार सजाना है, यानी कि जो घटना पहले हुई है उसे पहले लिखना है। तो सभी घटनाओं के पहले ईयर लिख लेते हैं। पहली घटना है मार्शल योजना। तो ये है बच्चों 1947 टू 1952। आप यहाँ लिखें मार्शल योजना 1947 टू 1952। दूसरा है बर्लिन की दीवार का निर्माण। तो 1961 है। तीसरी घटना है जर्मनी का एकीकरण। यह है 1990 की घटना। और चौथा है शीत युद्ध की समाप्ति 1991। और पांचवा है मिखाइल गोर्बाचेव का राष्ट्रपति बनना, यानी कि 1985। और छठा है बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। ठीक है। अब देखते हैं जो घटना पहले हुई है वो पहले, और जो बाद में हुई है उसको बाद में सजाना है। तो इसका ऑप्शन है, समय बिना गंवाएं हम देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आप यहाँ देखें कि पहला है मार्शल योजना, दूसरे पे है 1961 यानी कि बर्लिन की दीवार का निर्माण, और तीसरी घटना है जर्मनी का एकीकरण 1990, और उसके बाद छठी घटना है बर्लिन की दीवार का गिरना 1989, और उसके बाद तीसरी घटना है जर्मनी का एकीकरण 1990, और सबसे अंतिम घटना साबित होगी शीत युद्ध की समाप्ति 1991, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप यहाँ एक बार फिर से देख लें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ भी मैचिंग वाली बात है, और क्वेश्चन है पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश और LDC। तो देखते हैं, पहली दुनिया के देश का मतलब होता है अमेरिका और पूंजीवादी गुट, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। बी में है दूसरी दुनिया के देश, यानी कि सोवियत संघ और उसके गुट, बी का 1 हो गया। तीसरी दुनिया के देश, गुटनिरपेक्ष के देश को तीसरी दुनिया के देश कहा गया है। और चौथा है अल्प विकसित देश LDC, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो यह भी गुटनिरपेक्ष का देश ही है। तो डी का यहाँ 2 हो गया। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसके बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन शीत युद्ध के बारे में है। एनसीईआरटी किताब से हूबहू क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के संबंध में या शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला पॉइंट देखते हैं। यह है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, सही है। और बी है दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, यह भी सही है। पॉइंट नंबर सी है शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, यह भी सही है। और पॉइंट नंबर डी है दोनों महाशक्तियाँ सीधे युद्ध में शामिल थी, यह गलत है और हमें गलत की पहचान करनी है, इसलिए हमारा उत्तर यही बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हालांकि मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स के विस्तार रूप लिख दिए हैं। क्वेश्चन है नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की धारणा के आधार पर 1972 में यूएनसीटीएडी में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव में क्या कहा गया है। मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन में वैश्विक व्यापार के नियम में बदलाव किए गए, कुछ सुधार किए गए, उसके बारे में क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ मैंने यूएनसीटीएडी का विस्तार लिख दिया है, पेपर में क्वेश्चन आता है विस्तार लिखें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन। तो इसका पहला पॉइंट है अल्प विकसित देशों को यानी कि नए गुटनिरपेक्ष के देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का नियंत्रण होगा। दूसरा है अल्प विकसित देशों के लिए पश्चिमी देशों के बाजार हमेशा खुले रहेंगे ताकि ये देश वहाँ व्यापार कर सकें और लाभ कमा सकें। ऑप्शन 3 है पश्चिमी देशों को कम कीमत पर, पश्चिमी देशों को लगा लें यहाँ, कम कीमत पर अल्प विकसित पश्चिमी देश कम कीमत पर अल्प विकसित देशों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएंगे, यानी कि पश्चिमी देश सस्ते दाम पर निम्न के देशों को तकनीकी मुहैया कराएंगे। क्वेश्चन टॉपिक 4 है अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी और ऑप्शन 5 है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बड़े अंक में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी समझ लें तो फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट में शामिल था या किस गुट से जुड़ा हुआ था। जैसे पहला ऑप्शन है क में पोलैंड, तो पोलैंड समाजवादी गुट में था, यानी कि दूसरी दुनिया का देश यानी कि सोवियत संघ के साथ था। अभी प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि सोवियत ग्रुप का देश जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना तो पोलैंड है ना। तो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का देश है, पूर्वी यूरोप का देश, और आप जानते हैं कि पूर्वी यूरोप में समाजवाद का प्रभाव था, सोवियत ग्रुप का प्रभाव था। तो पोलैंड समाजवादी गुट यानी कि दूसरी दुनिया, फ्रांस पूंजवादी गुट यानी कि पहली दुनिया, जापान पूंजवादी गुट यानी कि पहली दुनिया, नाइजीरिया अफ्रीकी देश है तो नैम यानी गुटनिरपेक्ष तीसरी दुनिया, उत्तर कोरिया समाजवाद, आप जानते होंगे कि कोरिया का विभाजन हो गया था, उत्तर कोरिया सोवियत यूनियन के साथ समाजवादी ग्रुप, और यदि यहाँ दक्षिण कोरिया होता तो पूंजीवादी ग्रुप हो जाता, और श्रीलंका गुटनिरपेक्ष यानी कि तीसरी दुनिया। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका यानी कि यूएसए अपनी स्वतंत्रता के बाद से कब तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। तो पहला ऑप्शन है 1905 तक, दूसरा ऑप्शन है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक, और तीसरा ऑप्शन है 1925 तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका की आज़ादी हुई है 1776 में। अमेरिका 1776 से लेकर 1914-15 तक, हालांकि 1916 भी कह सकते हैं कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 1916 के बाद ही आया है। तो अमेरिका 1776 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले तक अपने आप को दुनिया के मामलों से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रहा, यानी कि एकांतवास में अमेरिका भी रहा है।
ठीक है बच्चों, तो आज प्रथम चैप्टर के क्वेश्चन थे MCQ आपके रिवीजन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और अगले वीडियो क्लास में किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद। और आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें